मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत गृह कार्य व्यवस्था का भाग 2 के अंतर्गत हम गृह कार्य में समय तथा श्रम की बचत के बारे में जानेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम कौन कौन से ऐसे कार्य करें जिनसे कि हमें श्रम की बचत हो और हमारे समय की बचत हो, हमारे श्रम की भी ज़्यादा हानि न हो और हम समय से कार्य को भी पूरा कर लें और इसके साथ साथ में हमारे साथ जो हमारा समय बच जाए और तो उसमें हम उसका उचित ढंग से उसका भी सदुपयोग कर सकें। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के साधनों का और तथा उपकरणों को प्रयोग में लाते हैं जिससे कि हमारे समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। तो इसके लिए हम गृह कार्य में समय तथा श्रम की बचत के लिए कुछ साधनों या उपकरणों का प्रयोग लाते हैं जिससे कि हम अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं। तो नंबर 1 इसमें है उत्तम साधनों उपकरणों और तकनीकी का प्रयोग। दूसरा अनावश्यक क्रियाओं से बचाव, पदार्थों को व्यवस्थित करके समय की बचत। चौथा है उचित शारीरिक आसन का प्रयोग। तो इसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तम साधनों उपकरण तकनीकी का प्रयोग। तो गृह कार्य के लिए हम आवश्यक उपकरण साधनों की उपलब्धता भी संपूर्ण कार्य कुशलता लाने में मदद करती है। इससे पर्याप्त मात्रा समय श्रम की बचत होती है। जैसे कि जो आजकल हमारे वर्तमान समय देखा होगा कई प्रकार के बाजार में उपकरण मौजूद है जिससे कि हम खाना बनाने में मदद देते हैं और कई उपकरण ऐसे जो हमारे खाना पकाने में भी मदद करते हैं। तो अगर उन हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो हम जल्द से जल्द अपने खाने को स्वादिष्ट भी बना लेते हैं और कम समय में जल्दी तैयार भी कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे हम खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का, गैस का, इनका सबका प्रयोग करते हैं और कपड़े सिलने के लिए सिलाई की मशीन का प्रयोग करते हैं। सफाई के लिए विभिन्न प्रकार की झाड़ुओं का प्रयोग कर लेते हैं और इसके साथ जो सब्जियां दालें बनाने या उनकी सफाई करने के लिए भी अनेक प्रकार के उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम अपने कार्य को सुलभ बना सकते हैं। दूसरा आपका आता है अनावश्यक क्रियाओं से बचाव। किसी भी कार्य को करते समय सभी आवश्यक क्रियाओं से बचत करनी चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए पहले हमें एक रूपरेखा तैयार करें कि हम कैसे इस कार्य को शुरू करें जिससे कि जल्दी समाप्त भी हो जाए और सभी तक आसानी से पहुंच भी सके। तो इसके लिए जैसे कि आपको भोजन परोसना है तो भोजन से परोसने संबंधित जितने भी चीज़ें करनी है, चाहे थाली हो, कटोरी हो, विभिन्न प्रकार के चम्मच हैं, इनको सबको एक स्थान पर रख लेना चाहिए और फिर उसके बाद भोजन परोसने ताकि बार बार आपको दौड़ना न पड़े और इधर उधर लाने और ले जाने से बचा भी जा सके। तीसरा है आपका पदार्थों को व्यवस्थित करके समय की बचत। जैसे हम किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने जाए, चाहे चाय बनाने से ही ले लीजिए, उनको जितना भी चाय से बनाने वाली सामग्री है उसे एक स्थान पर व्यवस्थित करके हमें रख लेना चाहिए जिससे जैसे चाय की छन्नी है, चीनी है, चाय पत्ती है और भी जो भी आप डालते हैं, अदरक है, मसालेदार चाय जो भी आप उसमें डालना चाहो उनको सबको एक जगह रखें जिससे कि आपके समय की बचत होगी और हमारा जो गैस है वो भी आसानी से चलता रहेगा और हमें ज़्यादा समय भी उसमें नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे ही और भी जो कार्य करते हैं, भोजन बनाने से जितनी भी व्यवस्था करनी है भोजन बनाने की, जैसे दाल पीना है, चावल पीना है, सब्जी काटनी है, सब पहले से ही करके रखिए। इससे पूर्व की तैयारी हमें बहुत ही सहयोग देती है और हमारा समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। चौथा है उचित शारीरिक आसन का प्रयोग। इसका यहाँ पे यह है कि गृह कार्य में उचित शारीरिक आसन कार्य करने में कम शक्ति पड़ती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हम जब सामान एक जगह रख लेते हैं तो हमें बार बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए कोई भी सामान आपका नीचे रखा हुआ है और हम खड़े होकर खाना बना रहे हैं या हम वहीं दूसरी जगह बना, तो हमें एक व्यवस्थित करके अगर सामान को ले जाएंगे तो हमें बार बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए वहीं किचन में ही सब नीचे ऊपर रखा है तो बार बार ऊपर से उठाना पड़ा, तो कभी नीचे से उठाना पड़ा, तो ये सब हमें जो शारीरिक क्षमता को भी मदद घटाती है, इससे कि शारीरिक श्रम भी बहुत अधिक पड़ता है और जैसे अधिक झुकने से या अधिक ऊपर उठने से मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है जिससे कि कमर दर्द, हाथ दर्द, बदन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है।
तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देके घर में आप उचित शारीरिक आसनों का प्रयोग करें और सभी सामान व्यवस्थित रखें, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि किस प्रकार से हम समय और श्रम की बचत करेंगे। अब दूसरा आता है आपका गृह कार्य व्यवस्था में सहायक उपकरण कौन कौन से हैं। तो गृह कार्य व्यवस्था में सहायक उपकरण कौन कौन से हैं, तो दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो रसोई से संबंधित कार्य के लिए उपकरण, दूसरा है साफ सफाई से संबंधित कार्य के उपकरण। तो रसोई से संबंधित जो कार्य करने के उपकरण प्रयोग में आते हैं वह है कुकर और मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले हम कुकर की बात करेंगे। तो कुकर जो भोजन को कम समय में और अधिक जल्दी बना देता है और पौष्टिक बनाता है, क्योंकि ये वाष्प में पकता है। इसका जो खाना है वो वाष्प में पकता है, इस वजह से इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगती है और खाना स्वादिष्ट भी बनता है और दाल वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है। तो कुकर जो है या भगोने का आकार होता है, इसमें ढक्कन में रबड़ लगी होती है जो वाष्प को बाहर नहीं निकलने देती। इसमें खाना वाष्प द्वारा ही बनता है। कुकर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेशर कुकर, दूसरा आनंद कुकर, तीसरा है इक्विक कुकर। तो लिखा भी है प्रेशर कुकर, आनंद कुकर और तीसरा इक्विक कुकर। तो जो आपका प्रेशर कुकर है तो ये तो साधारण जो भगोने के आकार का होता है, जिसे बताया मैंने। और दूसरा है आपका आनंद कुकर। इसमें भोजन पकाने के लिए डिब्बे लगे होते हैं, जिसमें अलग अलग डिब्बों में चावल, दाल, सब्जी रखी जाती है, जिसको गर्म रखने के लिए विशेष अंगीठी लगी होती है। इस कुकर में खाना बिना पानी के बनता है, इसलिए इसे जल रहित कुकर भी कहते हैं। तीसरा आता है आपका इक्विक कुकर। इस कुकर का आकार लंबे डिब्बे के समान होता है। इसमें भोजन जो है वाष्प द्वारा बनता है। इस कुकर के सभी डिब्बों में भोज्य पदार्थ रखकर 1/4 पानी डालकर बंद कर दिया जाता है। इसके साथ इसमें अंगीठी पर रख दिया जाता है। इस कुकर में अंगीठी की व्यवस्था भी होती है, मतलब अब अंगीठी जो लगी होती है इसमें, और इससे आराम से खाना पक जाता है। इसकी बाह्य संरचना जो है, मतलब बाहरी संरचना है, वह आनंद कुकर के समान होती है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना बिल्कुल भिन्न होती है। मतलब प्रेशर कुकर जो अंदर होता है सब डिब्बे टाइप के लगे होते हैं। दूसरा आता है आपका मिक्सर ग्राइंडर, जिसे कहते हैं मिक्सी। लगभग आपने देखा होगा सभी घरों में आजकल मिक्सी का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कूटने, पीसने, कूटने पीसने और जैसे मसाला पीसने, चटनी बनाने आदि में इसका प्रयोग करते हैं। यह बिजली से चलने वाला उपकरण है। इसमें बिजली के मोटर लगे होते हैं जो कि वह कार्य करती है। या शीशे, प्लास्टिक या स्टील के का गिलास लगा होता है, जो निम्न प्रकार से कार्य में सहायक होता है। देखा होगा फलों और सब्जियों का रस निकालना, विभिन्न पेय पदार्थ बनाना, सूखा या गीला मसाला पीसना, चटनी या दाल या चावल पीसना, दलिया या सूखी दाल पीसना, केक एवं पेस्ट्री आदि के लिए अंडे फेंटना। मतलब ये विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के जार भी लगे होते हैं और सभी जारों का अलग अलग वर्क भी होता है। आप तीसरा आता है आपका रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज। इसका जो निर्माण है भोज्य पदार्थों को कम ताप पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें भोज्य सामग्री को जो ताप को है हिमांक यानी जो आपका ठंडा या गर्म करने वाला है वो उच्च एवं निम्न दोनों बिंदुओं पर संचालित होता रहता है। फ्रीज बर्फ जमाने में भी सहायक होता है। फ्रीज का उपयोग न सिर्फ घरों में बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट संबंधी वस्तुओं, रक्त, सीरम आदि को संग्रहित करके रखा जाता है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसकी जरूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ठंडे स्थानों पर रखनी होती है, तो जो फ्रीज हमारा है वो इसे ठंडा करके उसके जैसा तापमान बनाने में सहायक होता है। तो ये तो गया फ्रीज के बारे में। अब आपका आता है चौथा टोस्टर। टोस्टर एक छोटा सा विद्युत चालित उपकरण है जिसका उपयोग अधिकांश घरों में देखने को मिलता है। इसमें डबल रोटी यानी ब्रेड के स्लाइस को सेका जाता है और वर्तमान में इसका विभिन्न प्रकार जो टोस्टर है नए नए तरीके के आए हैं बाजार में,
जो इसके प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है आपका स्वचालित टोस्टर। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से है स्वचालित यानी अपने आप चलने वाला। इसमें ब्रेड जो डबल रोटी है, ब्रेड के स्लाइस है वो पे रख दिए जाते हैं, जो सीखने के बाद अलार्म प्रकाश और बिना प्रकाश के भी स्वतः बाहर आ जाते हैं। इसमें सामान्य उपकरणों के अलावा समय सूचक यंत्र, एक से अधिक स्विच तथा समय चक्र को नियंत्रित करने वाला उपकरण भी लगा होता है। दूसरा होता है अस्वचालित टोस्टर। यह भी विद्युत चालित होता है, मतलब ये भी बिजली से ही चलने वाला उपकरण है। इसमें टोस्टर खोलकर डबल रोटी की स्लाइस रख दी जाती है, जिसमें एक तरफ से सीखने के बाद दूसरी तरफ पलटना होता है। यह टोस्टर विद्युत द्वारा ही चला जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त संकेतक या स्वतः खुलने वाले कोई भी इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है जो स्वतः चलता हो, मतलब इसे अपने आप ही करना होगा। बिजली से चलाएंगे, जब ब्रेड सेकेंगे तो एक तरफ डालेंगे फिर दूसरी तरफ भी पलट कर सेकेंगे और अपने आप ही से निकलना सीखा है, नहीं चलता। तीसरा है अर्ध स्वचालित टोस्टर। इसमें रंग नियंत्रित करने वाला सूचक नहीं होता। इसमें डबल रोटी की स्लाइस को सीखने के बाद बाहर निकालने के लिए बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत स्टोव पर। ये भी हमें सहायता देता है खाना पकाने में या खाना बनाने में। अपना सुविधाजनक होता है, परंतु महंगी बिजली दौर में इस तरह के उपकरण का प्रयोग उच्च आय वर्ग वाले ही कर सकते हैं। यह गोल गोल चपटे में चौड़ी अंगीठी के आकार का होता है। कुछ स्टोव में ताप को कम अधिक रखने के नियंत्रक भी लगे होते हैं। इसमें बर्तन को इसके ऊपर रखकर खाना पकाया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो जो बर्तन है, बर्तन को ऊपर रखकर अंगीठी के ऊपर रखकर तब खाना बनाते हैं। फिर आपका आता है विद्युत केतली। विद्युत केतली का प्रयोग हम पानी गर्म करने, चाय बनाने, कॉफी बनाने आदि में करते हैं। आकार में चाय की केतली के समान देखा होगा, जो सामान्य घरों में चाय की केतली होती है उसी के आकार की यह होती है। इसमें निर्धारित मात्रा में पानी डालकर ढक्कन बंद करके प्लग लगा दिया जाता है और स्विच ऑन होने के बाद पानी गर्म होने लगता है। केतली को हम साबुन या पानी से धोकर सुखाकर भी रखना चाहिए। अब आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का प्रयोग हम ज़्यादातर खाना गर्म करने में और भोजन को पकाने में करते हैं। यह भी विद्युत द्वारा संचालित होने वाला उपकरण है, जो कि ऊष्मा रेडिएशन द्वारा इलेक्ट्रॉनों की सहायता से भोजन को गर्म करता है। इससे भोजन पकाया जाता है, साथ ही पके हुए भोजन को गर्म भी किया जाता है। इसमें द्रव्य पदार्थों जैसे दूध, पानी आदि को उबाला जा सकता है। माइक्रोवेव विशेष तरह की या शीघ्र ही भोजन को पका देता है और गर्म भी कर देता है। इसे अगर थाली में परोस के खाना इसके अंदर रख देंगे तो बहुत शीघ्रता के साथ पूरा खाना गर्म कर देगा, अलग अलग गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके प्रयोग के समय कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक होती हैं, जिनके विषय माइक्रोवेव के साथ प्रदत्त बुकलेट एक मिलती है, उसके साथ में उसमें सारी जानकारी माइक्रोवेव की लिखी होती है कि किस ताप पर इसका उपयोग करना है, किस ताप पर नहीं करना है, कौन से बर्तन इसमें यूज़ करने हैं और कौन से बर्तन में यूज नहीं करने हैं। तो इन सब की जानकारी हमें उस बुकलेट से प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जो कुछ सावधानियाँ दी हैं उनको आप देख लीजिए। प्रयोग में से पहले निर्धारित सामग्री निश्चित समय को सेट कर ले, जो कि प्रायः बुकलेट में लिखा होता है, पहले से समय भी सेट करते हैं। दूसरा है कि इसके अंदर किसी भी धातु के पात्र नहीं रखे जाने चाहिए, क्योंकि धातु के पात्र जिसमें आग लग जाती है यह कार्य करना बंद कर देता है। इसमें केवल चीनी, प्लास्टिक या कांच के बर्तन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उपयोग के लिए विद्युत का प्लग अलग रखना चाहिए। फिर इसकी कुकिंग रेंज। आठवां आता है आपका कुकिंग रेंज। यह बिजली और गैस से चलने वाला बहुउपयोगी उपकरण है, जिसमें भोजन पकाने, गर्म करने आदि की सुविधा होती है। विभिन्न व्यंजन या भोज्य पदार्थ बनाने के लिए भिन्न भिन्न तापमान की व्यवस्था होती है। इसमें ताप मापने के लिए तापमापक लगा होता है, यह देखने में आकर्षक होता है, साथ ही यह कम स्थान भी घेरता है। कुकिंग रेंज का मतलब है कि जो कि ये बहुत उपयोगी उपकरण है, मतलब से जो भी आप व्यंजन पकाएंगे उसके टाइमिंग भी रहती है, सेट रहती है, उसके अनुसार ही इसमें काम करना होता है और विभिन्न तापमान की भी व्यवस्था होती है और यह देखने में भी आकर्षक होता है। साथ में ही जो स्थान है आपका कम घेरता है। सबसे बड़ी खाली या छोटे घर में भी ये बहुत फिट बैठ सकता है। अब आते हैं कि साफ सफाई से संबंधित कार्य के लिए कौन कौन से हम उपकरण प्रयोग करते हैं।
क्या है, साफ सफाई से संबंधित कार्य के लिए उपकरण। तो साफ सफाई से जो संबंधित कार्य में उपकरण है उसमें सबसे पहले कपड़ा धोने की मशीन, जिसे आप कहते हैं वॉशिंग मशीन। यह ड्रम के आकार की बेलनाकार मशीन होती है। इसमें कपड़े धोने के साथ साथ कपड़े सुखाने की भी सुविधा होती है। इसमें सभी प्रकार के वस्त्र सरलता पूर्वक कम समय और कम श्रम लगाकर धोए जा सकते हैं। विद्युत से चालित होने के कारण कम समय में अधिक से अधिक कपड़े धोकर या सुखा भी देती है। इसमें एक भाग में पानी भरकर उसमें डिटर्जेंट सर्फ डालने के बाद जो धोने वाले कपड़े हैं उन्हें डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो मोटर लगी होती है उससे चालित हो जाता है और उसमें जो कपड़े हैं वो धुल जाने के बाद उसमें एक पाइप लगा होता है जिससे कि गंदा पानी उसे निकालने की भी व्यवस्था रहती है। धुलने के बाद उसे जो ड्रॉ होता है, जो दूसरा इसका भाग होता है, उन कपड़ों को डालकर इसका पानी भी निचोड़ दिया जाता है और उन्हें उसके बाद में सूख भी जाते हैं, बाहर निकाल के डाल देते हैं। तो ये तो आपका हो गया वॉशिंग मशीन। मतलब वॉशिंग मशीन की सुविधाजनक है कि इसमें कम समय में आप अधिक से अधिक कपड़े धो सकते हैं और लगभग घरों में इसका प्रयोग भी होता है। दूसरा आता है आपका वैक्यूम क्लीनर। यह घर की सफाई में एक आधुनिक उपकरण है। इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वह सभी प्रकार से सुविधाजनक है, क्योंकि यह चाहे दरी से कूड़ा निकालना हो, चाहे सोफे के पीछे से निकालना हो, चाहे सोफे का कूड़ा निकालना हो, चाहे जाले छुड़ाना हो, या जितने भी कार्य हैं कार्य इसमें बहुत आसानी से कर देता है। इसके लिए इसमें बॉक्स बना होता है और यह भी विद्युत से चलने वाला उपकरण है। तो इसके लिए जो पाइप लगा होता है, पाइप से एक एक कूड़ा अपने अंदर समेट के बॉक्स में भर देता है और उसके बाद उस बॉक्स को जाकर बाहर आप खाली कर दिए। धूल मिट्टी जितना भी आपका अनावश्यक कण है, धूल मिट्टी के कण है या जो भी है सब उसमें भर के एकदम बाहर निकाल देता है और बहुत अच्छे से सफाई भी करता है। तो ये हो गया आपका वैक्यूम क्लीनर। दूसरा आपका आता है कि और उसके बाद गृह कार्य व्यवस्था का महत्व क्या है हमारे इसमें। तो ये दो चीज़ें हैं आपकी, कपड़े धोने की मशीन और वैक्यूम क्लीनर। उसके अलावा हम झाड़ू से और कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भगाने जो फिनाइल्स वगैरह हैं और फिनाइल है और डीडीटी पाउडर है, नालियों को साफ करें, इस तरह की तमाम प्रकार के जो कीटाणु मारने वाले हैं लिक्विड का भी हम प्रयोग करते हैं। तो अब आपका आता है गृह कार्य व्यवस्था का महत्व क्या है। गृह कार्य व्यवस्था का महत्व आते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था का हमारे इसमें महत्व क्या चीज़ है, मतलब किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सा हमारे जीवन में इसका उपयोगिता क्या है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंदर निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही जीवन को सरलता और सुचारू रूप से उत्तमता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लें तो हम अपने जीवन को बहुत सुखमय, उन्नतिशील और आनंददायक बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था में इसका महत्व क्या है। तो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति संभव। तो सबसे पहला आपकी हेडिंग है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति संभव।
इसमें जो परिवार की जो भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं, सभी अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि समस्त कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करें तो हम अपनी सभी जो परिवार की आवश्यकताएं, अपनी आवश्यकताएं हैं, उन्हें हम एक उद्देश्य रख के अगर काम करेंगे तो हम उनको पूरा कर सकते हैं। तो गृह कार्य व्यवस्था से हमारा सबसे पहला महत्व यही है कि हम विभिन्न आवश्यकताओं की अगर समय से कार्य करें और सुनियोजित ढंग से करें तो हम अपने कार्य को पूरा भी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है पारिवारिक वातावरण उत्तम बनाने में सहायक। परिवार द्वारा उत्तम गृह कार्य व्यवस्था व्यवहार में डालने से परिवार के सदस्यों में व्यापक सौहार्द एवं सामंजस्य बनता है। इस प्रकार से परिवार में कलह, तनाव, परस्पर विरोध आदि दूर होते हैं और जिससे कि हम अगर उचित पारिवारिक व्यवस्था या शुद्ध उत्तम बनाने चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो भी अपनी कार्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से और समय से करना चाहिए। तीसरा है कि गृह कार्यों के सम विभाजन में भी सहायक। सम विभाजन उत्तम कार्य व्यवस्था का एक लक्षण है। इसमें परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता, क्षमता, कुशलता के आधार पर उनके कार्यरुचि के हिसाब से कार्य को उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कार्य व्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होती है और सभी जितने परिवार के सदस्य हैं वह भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता, रुचि और कुशलता के अनुसार उन्हें कार्य करने को मिल जाता है। चौथा है उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। व्यक्ति और परिवार के जीवन में गृह अर्थव्यवस्था का विशेष स्थान होता है। उत्तम कार्य व्यवस्था की स्थिति में परिवार के कार्य सही समय पर और सही ढंग से पूरे होते हैं, जो कि गृह अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होता है। क्योंकि अगर हम गृह अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे तो इससे जितने भी हमारे कार्य समय से पूर्ण होंगे और इससे श्रम और समय दोनों का बचत होती है और जो हमारे कार्य है वो सही ढंग से, जो समय बचता है उसको हम सही ढंग से उसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य में सहायक। परिवार के सदस्यों की उत्तम स्वास्थ्य स्थिति भी उत्तम गृह कार्य व्यवस्था पर ही निर्भर होती है। इसके परिवार के सदस्यों के अवश्य कार्य से बोझ से बचाया जा सकता है, जिससे लाभकारी प्रमाण परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के रूप में परिलक्षित होते हैं। जैसे कि अगर जो कार्य है वो अगर सही ढंग से होगा तो जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो स्वस्थ होंगे, उनका मन भी प्रसन्न रहेगा और कार्य करने में वो रुचि भी रहेगी। तो ये हमारी जो गृह कार्य व्यवस्था है उत्तम स्वास्थ्य में भी सहायक होती है। छठा है रहन सहन के स्तर को उत्तम या उन्नत बनाने में सहायक। आज परिवार एवं परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे स्तर का जीवन यापन करें, या तभी आसान संभव होगा जब परिवार में गृह कार्य व्यवस्था का उत्तम रूप में लागू हो। उत्तम रूप में लागू होने पर कार्य समय पर उचित ढंग से अधिक रूप में व्ययी होते हैं, जो परिवार के लिए लाभकारी होते हैं। अगर हम इसे ढंग से सुचारू रूप से करेंगे और सोच समझ के करते हैं तो हमारा जो परिवार का जीवन स्तर है वो काफ़ी उन्नतशील बन सकता है। और इसे उन्नत बनाने के लिए हम इसका सही समय पर उचित ढंग से और सूझबूझ के द्वारा कार्यों को करें। तो ये जो आपका होगा गृह कार्य व्यवस्था का महत्व। अब हम गृह कार्यों का वर्गीकरण कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आता है आपका गृह कार्यों का वर्गीकरण। हम किन आधारों पर अपने गृह जो हम काम करते हैं उनका एक वर्गीकरण चार्ट तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम विभिन्न अपने कार्यों की सुविधा के अनुसार उस चार्ट में अपना समय देते हैं और उसे निम्नलिखित भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है दैनिक गृह कार्य, यानी डेली जो प्रतिदिन आप कार्य करते हैं उसकी रूपरेखा तैयार करना और उसका एक चार्ट बनाना। चार्ट बनाने के लिए हम कुछ आपको टिप्स दे देंगे, उसके बाद आप बना के क्लासरूम ऐप पर दिखाइए। तो आपका दैनिक गृह कार्य कुछ कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनको दैनिक अनिवार्य रूप से करना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार के कार्यों को दैनिक गृह कार्य कहा जाता है।
जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पौष्टिक और संतुलित भोजन बनाना, घर के विभिन्न भागों की सबसे साफ सफाई करना, मैले वस्तुओं की धुलाई करना, स्कूल जाने वाले बच्चों को टिफिन तैयार करना, नाश्ता तैयार करना और स्कूल से वापसी पर उनके पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना, बाजार से आवश्यक खरीदारी करना, आवश्यक विश्राम एवं मनोरंजन की भी व्यवस्था करना आदि। ये तो आपके हो गए दैनिक कार्य जो हम प्रतिदिन करते हैं। तो इसके लिए हम जो गृहिणी है वो अपने लिए चार्ट बना सकती है, जिसके आधार पर अपने विभिन्न कार्यों के लिए समय भी निकाल सकती है और सूझबूझ के द्वारा समय की बचत भी कर सकती है। तो इसके लिए आप समय और कार्य दो भाग में लिख लेंगे। उसके बाद समय सुबह प्रातः का डालेंगे 5 से 6 बजे तक। तो इसमें होगा जागना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना। 6 से 7 बजे घर की सफाई, सुबह 7 से 8:30 बजे तक बच्चों को तैयार करना, नाश्ता टिफिन तैयार करना, 8:30 से 9:30 बच्चों पति को नाश्ता कर स्कूल में वापस भेजना, 9:30 से 12 बजे तक बच्चों की वस्त्रों की धुलाई, भोजन बनाना, रसोई घर की सफाई, फिर 12 से 2 बजे तक विश्राम व मनोरंजन से टीवी देखना, रेडियो सुनना, समाचार पत्र या मैगजीन पढ़ना आदि। फिर आपका दोपहर का समय आता है, तो जो दोपहर 2 से 4 बजे तक अभिरुचि के कार्य करना, जैसे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई आदि। 4 से 5:30 बजे तक नाश्ता, बच्चों के स्कूल का गृह कार्य आदि। फिर 5:30 से 7 बजे तक मिलना जुलना एवं घूमना। 5:30 से 7 बजे तक मिलना जुलना घूमना हो गया। फिर 7 से 8:30 तक भोजन बनाना एवं रसोई घर की सफाई करना। सायंकाल रात्रि यानी 8:30 से 9 बजे तक बिस्तर लगाना, बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार करना, पति की अनावश्यक वस्तुओं अनावश्यक वस्तुओं का एकत्रीकरण करना और जो नहीं ले जाना उनको निकाल के बाहर बैग से रखना वगैरह। फिर 9 से 10 बजे तक मनोरंजन, बातचीत आदि और 10 बजे सो जाना। इसी बीच में आपको खाना भी खाना है। फिर उपरोक्त तालिका में दिए गए दैनिक कार्य योजना की सारणी एक प्रारूप मात्र है। गृहिणी को चाहिए कि वह अपनी साप्ताहिक पारिवारिक परिस्थितियों आवश्यकताओं पर अपनी सूझबूझ से दैनिक कार्यों की अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार करते जो घर परिवार के अनुकूल हो, जिसमें गृह व्यवस्था से उत्तम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमें जो गृहिणी है तो हमने आपको प्रारूप बता दिया कि इस तरह से बना सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अपनी सूझबूझ के अनुसार इसे चार्ट को बना लेना चाहिए, जिससे कि समय और श्रम दोनों की बचत हो। फिर आपका आता है साप्ताहिक गृह कार्य। कुछ कार्य तो हम प्रतिदिन करते हैं, वो तो अलग होगी कि आपको प्रतिदिन करना ही है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो साप्ताहिक होते हैं, जो सप्ताह में ही किए जा सकते हैं, जैसे गृह संबंधी जो सप्ताह में एक बार ही इन्हें साप्ताहिक कार्य करते हैं। जैसे कुछ साप्ताहिक कार्य निम्नलिखित हैं: संपूर्ण घर की साफ सफाई करना, कीटनाशक का छिड़काव करना तथा तकिए, कवर, चादर और मेजपोश आदि को बदलना। और दूसरा है घर पर न धुल सकने वाले कपड़ों को धोबी को देना। विशेष कोई नाश्ता तैयार करना, मतलब भोजन में जो है गृहिणी जो खाते हैं वो तो खाते हैं, और एक हफ्ते में कम से कम विशेष प्रकार का भोजन चाहिए जो थोड़ा सा अलग हो और पौष्टिक भी हो। मनोरंजन के लिए बच्चों से पार्क में जाना या सिनेमा घर जाना आदि, या किसी से मिलने जुलने जाना बाहर। तीसरा आता है आपका मासिक गृह कार्य। वे कार्य जो माह में एक बार किए जाते हैं तथा जिन्हें माह में एक बार कर लेना ही पर्याप्त होता है, उन्हें मासिक गृह कार्य कहते हैं। इसमें प्रमुख मासिक गृह कार्य जो कुछ निम्नलिखित है, जैसे माह के प्रथम सप्ताह में घरेलू आवश्यकता के सभी वस्तुओं की खरीदारी करना। दूसरा है बिलों, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, इस तरह से कोई भी बिल है उनकी भुगतान करना। अनाज की सफाई, पिसाई आदि। विभिन्न ऐसे स्थानों की सफाई जहाँ साप्ताहिक सफाई संभव नहीं है, उन स्थानों की सफाई करना, जैसे स्टोर रूम आदि। फिर आपका आता है वार्षिक गृह कार्य। कुछ घर परिवार से संबंधित ऐसे कार्य होते हैं जो वर्ष में एक बार करना आवश्यक होता है, उन्हें वार्षिक गृह कार्य कहते हैं। तो वार्षिक जो गृह कार्य है वो आपके निम्नलिखित है। नंबर 1, घर की टूट फूट की मरम्मत, रंगाई पुताई आदि करना। दूसरा, अचार, मुरब्बे, जेली, जैम आदि को तैयार करना, क्योंकि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अगर साल में आप बना लीजिए तो साल भर आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इन्हें बस ये इतना ध्यान रखना होता है कि समय समय पर धूप आदि दिखाते रहें।
फिर तीसरा है सुविधा अनुसार अनाज खरीद कर उसका भंडारण करना, जैसे गेहूँ है, चावल है, आप खरीद कर रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। चौथा है छटनी करके समस्त बेकार वस्तुओं को कबाड़ी को बेचना, और जो सही वस्तुएं उनको सही से सुरक्षित करके यथास्थान रखना। तो वार्षिक गृह कार्य जो होते हैं ज्यादातर दशहरा और दीपावली के समय किए जाते हैं, और सब क्योंकि इस समय पर इनकी जो बारिश के बाद का मौसम होता है उसमें कीटाणु काफी पनप जाते हैं और सीजन आदि से ज्यादा फैलते हैं। तो जब बारिश समाप्ति पर होती है, दीपावली आने का समय होता है, तो हम इस सफाई को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपका वार्षिक हो गया। अब आपका आता है सामयिक कार्य, ऐसे कार्य जो गृहिणी द्वारा समय समय पर किए जाते हैं तथा जिनके लिए गृहिणी को अलग से समय निकालना पड़ता है, ये है सामयिक गृह कार्य बनाते हैं। जैसे उनके वस्त्र बुनना, त्योहारों की व्यवस्था करना, या कोई ऐसा कार्य करना जो कि उसका समय न हो, समय के अनुसार उसे करना भी जरूरी होता है। ऐसे कार्य सामूहिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। छठा आपका आता है आकस्मिक गृह कार्य। तो इसके लिए उपयुक्त समस्त कार्य सभी परिवार के लिए हैं, जिसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य सदैव तैयार भी रहते हैं। जबकि इन कार्यों के अतिरिक्त यदा कदा कुछ ऐसे आकस्मिक कार्य भी आ जाते हैं जिनका ना चाहते हुए भी हमें सामना करना पड़ता है। जैसे या हमारे पास इनकी कोई पहले से जानकारी नहीं होती है और तब भी हमें इन कार्यों को करना होता है। तो ऐसे कार्य जो होते हैं वो आकस्मिक गृह कार्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या किसी का अचानक बीमार पड़ जाना, दूसरा किसी निकट संबंधी का विवाह या अन्य किसी उत्सव का आयोजन। आकस्मिक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करना आवश्यक भी होता है। इस प्रकार की स्थिति में सूझबूझ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे कम महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दिया जाता है और या आगे बढ़ा दिया जाता है, और जो नहीं करते उनको समय से पूरा भी करना होता है। तो ये तो हो गया आपके आकस्मिक गृह कार्य। अब हम अपने लेसन को आज के लिए पार्ट 2 यही समाप्त करते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन आंसर है इस लेसन से संबंधित, उसको नोट कर लीजिए और इसको हमें लिख के दीजिएगा। तो इसके लघुत्तरी देख लीजिए कि अति लघुत्तरी कार्य को कुशलता करने से क्या लाभ है। साप्ताहिक कार्य के 2 उदाहरण दीजिए। कुछ मासिक कार्यों के नाम लिखिए। दूसरा है गृह कार्य व्यवस्था में सहायक कारक, उचित योजना का निर्धारण का उल्लेख कीजिए। गृह व्यवस्था पर को प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। गृह कार्य व्यवस्था में रसोई से संबंधित कार्य के सहायक उपकरणों की टिप्पणी लिखिए कि कौन कौन से हमारे सहायक उपकरण हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। गृह कार्य व्यवस्था का महत्व बताइए। वॉशिंग मशीन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है आपको। आकस्मिक गृह कार्य क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। और एक क्वेश्चन और है, गृहिणी का माता के रूप में कर्तव्य बताइए कि गृहिणी का माता के रूप में कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। देखा होगा आपने, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम संक्षेप में आपको बताया दे रहे हैं, इसके बाद आप लिखिएगा कि बच्चों के जो पालन पोषण है उनके संपूर्ण विकास में माँ की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के साथ साथ भाषा आदि का ज्ञान भी माता के सौजन्य से ही प्राप्त होता है। बच्चों की महत्वपूर्ण प्रथम शिक्षिका की भूमिका जो होती है वो माता की ही होती है। अतः गृहिणी का माता के रूप में जो कर्तव्य कि बच्चों के चरित्र निर्माण के साथ साथ उसके नैतिक विकास में भी उस माता की महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि जो माता है बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। ज़्यादातर जो बच्चा होता है माँ के ही विचारों को, उसके कर्तव्यों को, उसके कार्यों का अनुकरण करता है। इसलिए जो माता होती है सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों को अच्छी बातें भी सिखाती है, उसका नैतिक और चारित्रिक विकास करने में भी माता की अहम भूमिका होती है। इसलिए जो माता है सबसे ज़्यादा जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये आपका लेसन के कुछ क्वेश्चंस हो गए, आंसर हो गए। और अगला भारतीय उसमें कुछ लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको करने होंगे।
जो उसी समय पर आपको फिर पीछे लास्ट में बता दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 3 में अब मिलते हैं।